में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। तुम अपने पास रखो अपने सूरजों का हिसाब, मुझे तो आखिरी घर तक दिया जलाना है। प्रोफेसर वसीम बरेलवी का ये शेर है और इसी बरेली की सरजमीन से, या मैं अपने लफ्जों को बदलकर ये कह दूं कि बरेली के कस्बा सेथल है जो यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ की मेरी भी पैदाइश है। वहाँ से ही डॉक्टर आरिफ हुसैन ने एक शुरुआत की और अपनी तमाम मेहनत के बल पर उन्होंने लखनऊ से जाके इरा मेडिकल कॉलेज से MBBS किया और उसी के बाद उन्होंने MD भी वहीं से किया। उसके बाद बाल रोग विशेषज्ञ के तौर पर वो बरेली आ गए और तकरीबन 2 सालों से वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मौजूदा टाइम में वो विनायक अस्पताल में तकरीबन 1 साल से ऊपर हो चुका है। यहाँ पर हजारों नौनिहालों को नई जिंदगी उन्होंने दी है और तमाम एक्सपीरियंस वो ले रहे हैं। और यकीनन बड़ी बात है हमारी सेथल के लिए भी, क्योंकि सेथल की ही उनकी पैदाइश है और वहां से निकलकर जो बरेली में वो सेवाएं दे रहे हैं, साथ में एक अपनापन भी उनके अंदर नजर आता है। तमाम विषयों पर हम, क्योंकि अब थोड़ा सा हम अपने शब्दों पर विषय पर आए, तो थर्ड वेव की बात हो रही है, वो बच्चों के लिए घातक साबित हो सकती है, उस पर बात करेंगे। क्योंकि और साथ ही मौसम के बदलाव में निमोनिया की बात हो रही है, डायरिया की बात हो रही है, उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तमाम विषय हमारे साथ रहेंगे। एक शुरुआती तारुफ दिया है मैंने, इंट्रोडक्शन दिया है, लेकिन लगातार आपने काफी टाइम में तमाम चीजें हासिल की हैं। कुछ और इजाफा करना चाहे तो कर सकते हैं, उसके बाद हम विषय पर। जी, मेरा नाम डॉक्टर आरिफ हुसैन है। मैं विनायक अस्पताल में नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ हूँ। यहाँ पे बच्चों को सारी बीमारियों को देखता हूँ। यहाँ पे हमारे पास सारी फैसिलिटीज हैं, जैसे कि NICU है, ICU है, जनरल वार्ड, प्राइवेट, सेमी प्राइवेट वार्ड। 18 साल के सभी बच्चों को मैं देखता हूँ यहाँ पे। मैंने अपना MBBS और MD पीडियाट्रिक्स लखनऊ से किया है, इरा मेडिकल कॉलेज से, और पिछले 2 सालों से मैं अपनी सेवाएं बरेली में दे रहा हूँ। मैं अब ये जानना चाहता हूँ, बच्चों के डॉक्टर के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि बच्चों की परेशानी को कैसे समझें, किस तरह से समझ पाते हैं कि बच्चे को ये तकलीफ है। एक जनरल सवाल है, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है और आप उसको आसान बना देते हैं। परेशानी समझते हो फिर इलाज करते हैं, किस तरह से करते हैं? बच्चों में असल में छोटे बच्चे जो होते हैं वो चीजों को बता नहीं सकते, उनको सिर्फ महसूस किया जाता है। उनके साइंस सिम्टम्स पूरा देख करके उनका इलाज मुमकिन हो पाता है, क्योंकि बच्चे कभी अपनी चीजें बता नहीं पाते हैं। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब मौसम की तब्दीली हो रही है, आहट हम ठंड की महसूस कर सकते हैं। ठंड में निमोनिया के केसेस बहुत आते हैं बच्चों की, क्योंकि नाजुक त्वचा होती है, जिस्म होता है। तो निमोनिया से बचाव के लिए किस तरह के उपाय हैं और किस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल करा पाते हैं? असल में निमोनिया जाड़ों में बहुत कॉमन बीमारी होती है बच्चों में, और बहुत सारे बच्चों की जानें भी जाती हैं निमोनिया की वजह से। तो निमोनिया से बचाव करने के लिए ठंड में सबसे अच्छा तरीका है कि ठंड से बचें। यूजुअली ठंड में होता क्या है, वायरल इन्फेक्शंस और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन हो जाते हैं, तो उनसे हमें बचाव करना होता है। बच्चों को ठंड से जितना ज्यादा से ज्यादा बचाया जा सके वो बचाएं, साफ सुथराई रखें और सफाई से खान पान में भी सफाई रखने की आवश्यकता होती है। मैं जानना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि इस वक्त अभी ठीक ठाक गर्मी पड़ रही है, डायरिया के भी मरीज आ रहे हैं बहुत तेजी से, बच्चों आपके पास आते हैं, तो किस तरह की फैसिलिटी मुहैया करा पाते हैं, क्या लक्षण है? डायरिया में इस समय, जैसे गर्मी का समय है, गर्मी के समय में डायरिया बहुत कॉमन होता है। इसमें होता क्या है कि कोई भी चीज होती है, खाना हो गया, बच्चे दूध पीते हैं, वो बहुत तेजी से खराब हो जाता है। तो अक्सर हमें बहुत सफाई रखने की आवश्यकता होती है। बच्चों में खासकर जो बोतल से फीडिंग करते हैं उनमें बहुत कॉमन होता है। वायरल डायरिया होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। 2 साल तक के बच्चों में रोटा वायरस एक वायरस होता है जो वायरल डायरिया कॉज कराता है, वो बहुत कॉमन होता है। इसमें बच्चे कभी इतने घातक हो जाते हैं कि उनमें पानी की कमी हो जाती है और जान तक जाने की संभावना रहती है। तो फिर इसमें अगर बच्चे को लेट्रिन आना स्टार्ट हो तो फिर हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, हमें पानी पिलाना चाहिए, ORS पिलाना चाहिए, ताकि बच्चे के बदन में पानी की कमी ना हो पाए।
अक्सर बच्चों की जो मौतें होती हैं डायरिया की वजह से, वो सिर्फ और सिर्फ डिहाइड्रेशन की वजह से होती है, मतलब बदन में पानी की कमी हो जाना। तो हमें बस पानी की कमी रोकना है, डॉक्टर से दवा लेना है, डॉक्टर की सलाह लेना है, बस यही। इस तरीके से अगर हम कर सकते हैं तो फिर हम बच्चों को बचा सकते हैं। जी, मेरा बस एक दो सवाल आखिरी के रह गए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि समय से पहले जन्म ले लेते हैं, फिर उनकी बॉडी की वजह से और तमाम परेशानी की वजह से, कमजोरी की वजह से उन्हें वेंटिलेटर पे भी रखा जाता है। तो किस तरह की वहाँ पर सुविधा दी जाती है और कितने % ऐसा होता है, क्योंकि आपने अपनी नजरों के सामने हजारों को बचते हुए देखा होगा, बचाया होगा, तो कितने % बचने की संभावना रहती है? देखिए, बच्चे जो कम समय पे पैदा हो जाते हैं, जैसे कि 30 हफ्ते 32 हफ्ते के बच्चे, इनको बहुत ही अच्छी NICU केयर की जरूरत होती है, जो कि हमारे पास विनायक अस्पताल में मौजूद है। हमारे पास 4 बेडेड NICU है, जिसमें हमारे पास वेंटिलेटर, CPAP, फोटोथेरेपी, वार्मर्स, सारी चीजें उपलब्ध हैं। इसमें बच्चों की केयर बहुत की जाती है, क्योंकि ऐसे बच्चों में अक्सर सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। तो हो सकता है ऑक्सीजन की जरूरत पड़े, हो सकता है CPAP की जरूरत पड़े, या फिर वेंटिलेटर की भी आवश्यकता पड़ती है। तो फिर उन्हें कुछ दिन रेस्पिरेटरी सपोर्ट देने के बाद हम उन्हें ऑक्सीजन पे शिफ्ट करके और धीरे धीरे उनका फीड बढ़ा करके उनको सही करते हैं। तो फिर इसमें बच्चों की बस ऐसे बच्चों में इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, तो उन्हें बहुत कम से कम हैंडल करके और अच्छी से अच्छी केयर देके हम उनको बचा सकते हैं। बस एक आखिरी के 2 सवाल हैं। थर्ड वेव की लगातार बात हो रही है, वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है क्योंकि बच्चों का अभी तक फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, और थर्ड वेव क्योंकि बच्चों पर घातक ज्यादा साबित हो सकती है, क्योंकि बाकी की वैक्सीनेशन लगभग हो चुका है। तो क्या मैसेज और पैगाम देना चाहते हैं खासतौर से बच्चों के लिए? बच्चों के लिए जैसे थर्ड वेव में कहा जा रहा है कि बच्चों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होगा, उसकी वजह ये भी है कि बच्चों में वैक्सीनेशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, और जैसे कि स्कूल्स भी खुले हुए हैं, बच्चे बहुत ज्यादा एहतियात तो नहीं कर सकते, मगर हमें पूरी से पूरी कोशिश करनी है कि बच्चों को एहतियात रखना है, मास्क लगाना है, हैंड हाइजीन करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, कम से कम स्कूल के अलावा कम से कम बाहर जाएं और घर में ही ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। उनका वैक्सीनेशन नहीं होने की वजह से वो बहुत खतरे में तो हैं, मगर हमें बचाव करना है उन लोगों के लिए। उनको सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन और मास्क का उपयोग करना होगा स्कूल में, उससे हम बच्चों को बचा सकते हैं। बस एक आखिरी जाती जिंदगी से जुड़ा हुआ सवाल है। बिजी लाइफ होती है एक डॉक्टर की, और आप तो लगातार कई जगह अपनी सेवाएं दे रहे हैं और लगातार जाते हैं, समय समय पर यहाँ पर रहते हैं, ज्यादातर वक्त आपका पूरा गुजर जाता है। इसके अलावा भी एक जिंदगी का पार्ट है कि हम अपनी एंटरटेनमेंट भी कर पाए, तो किस तरह से कर पाते हैं? क्योंकि आप तो एक गंगा जमुनी तहजीब से जुड़े हुए हैं, सेठल से जुड़े हुए हैं, बरेली से जुड़े हुए हैं, तो किस तरह से कर पाते हैं? खाली टाइम में हम अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं, उन्हीं के साथ रहकर ही सुकून मिलता है, तो फिर खाली टाइम में हम अपनी फैमिली को टाइम देना पसंद करते हैं। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आप सेठल का, बरेली का नाम इसी तरह से रोशन करते रहे और हजारों नौनिहालों को, बच्चों को नई जिंदगी देते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। तो हमारे साथ थे डॉक्टर आरिफ हुसैन साहब, जो कि विनायक अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यकीनन हमारे सेठल के लिए भी गर्व की बात है कि वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। शुभकामनाएं हैं। उन्होंने थर्ड वेव की भी बारे में बताया कि किस तरह से बचाव करना है, साथ ही निमोनिया को लेकर, क्योंकि जाड़ों का मौसम भी शुरू होने वाला है, उसके बारे में बताया। हम सबकी शुभकामनाएं को इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। बहरहाल इन तमाम बातों के साथ मैं सबीर अब्बास, कैमरामैन सत्तार हुसैन के साथ, अटल न्यूज।